देश भर में कोरोना का कहर जारी है। हालात चिंताजनक बने हुए हैं, लेकिन लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में तो कोरोना का विस्फोट हो गया है। अक्षय से लेकर आलिया कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सबसे पहले वो तीन चेहरे जो फिल्म इंडस्ट्री से कोरोना के नए मरीज बने हैं, ये तीनों हैं अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर और विक्की कौशल। इससे पहले आलिया भट्ट, आमिर खान और गोविंदा भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर और विक्की कौशल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अक्षय कुमार अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं उनके सहकर्मी 45 के करीब जूनियर आर्टिस्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि वो भी उनके साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उधर भूमि पेडनेकर और विक्की कौशल ने भी इंस्टाग्राम पर इनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। तो आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री में न सिर्फ अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर और विक्की कौशल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बल्कि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले कल गोविंदा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और आलिया भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई जा चुकी हैं। तो वहीं आमिर खान भी कोरोना के शिकार हुए हैं। कलाकारों पर कोरोना का यह कहर, एक के बाद एक कलाकारों के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले आ रहे हैं सामने। कोरोना की चपेट में आए अक्षय कुमार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक दिन पहले अक्षय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद वो घर में क्वारंटीन हो गए थे। ऐसे में उनकी टीम के जो अन्य सदस्य हैं, उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें करीब 45 जूनियर आर्टिस्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को तुरंत क्वारंटीन कर दिया गया है। अक्षय फिल्म राम सेतु की शूटिंग कर रहे थे। जब उनको मालूम पड़ा कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके बाद वो घर में क्वारंटीन हुए और अपने जो सहकर्मी हैं, जो जूनियर आर्टिस्ट उनके साथ काम कर रहे थे फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए, उनको भी कहा गया कि वो अपना टेस्ट करवाएं। और जब टेस्ट करवाया गया तो 45 कलाकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अक्षय ने सोशल मीडिया पर लिखा, वो भी आपको बता दें, उन्होंने लिखा, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। लगता है ये काम कर रहे हैं, मैं ठीक हूं, पर एहतियात के लिए मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया है। उम्मीद करता हूं जल्द घर आऊंगा, अपना ख्याल रखें। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक गुप्ता मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं, तो वहीं अभिषेक पांडे लोखंडवाला मार्केट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विवेक, आपके पास आते हुए वहां की तस्वीर भी दिखाइए और देखिए, एक के बाद एक फिल्म इंडस्ट्री में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं आपने। देखिए, मुंबई एक एपिक सेंटर बनता जा रहा है और कोरोना वायरस के मामले काफ़ी तेज़ी से मुंबई शहर में बढ़ते जा रहे हैं। कल अगर हम आंकड़े की बात करें, कल का आंकड़ा 10,000 के पार चला गया था और आप अंदाजा लगाइए 10,000 मामले सिर्फ और सिर्फ मुंबई में हैं। और उसी से जो पूरा मामला कोरोना वायरस का बढ़ते जा रहा है, उसकी चपेट में बॉलीवुड के सितारे, बड़े बड़े सितारे आते जा रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, हालांकि उनका इलाज अभी सरकार उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। अब जो धीरे धीरे बॉलीवुड के जो तमाम सेलिब्रिटीज, चाहे किशोरी भूमि पेडनेकर की बात करें या फिर अक्षय कुमार की बात करें, ये तमाम जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो अब कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन ने टीवी सीरियल्स, एड फिल्म्स और पिक्चरों की शूटिंग की परमिशन दी है, उसके बाद ये मामले अचानक बढ़ने लगे हैं। क्योंकि जब भी ये शूटिंग होती है तो सिर्फ हीरो हीरोइन ही नहीं होते हैं, पूरा सेट जो होता है तकरीबन 150 से 200 लोगों का पूरा सेट होता है, जो फिल्म प्रोडक्शन, एड या फिर कोई छोटे मोटे सीरियल बनाते हैं। तो उस यूनिट में तकरीबन 200 से 250 लोग होते हैं। अब उनमें से कौन सा शख्स कोरोना पॉजिटिव निकल जाएगा, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं रहता है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, वो तो प्रिकॉशंस रखते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे जो वार्ड बॉय हुए या फिर जो चाय या कॉफी देने वाले लोग होते हैं, वो प्रिकॉशंस कैसे लेते हैं, उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। यही वजह है कि जब अगर पूरे सेट में अगर गलती से एक भी इंसान कोरोना पॉजिटिव का विक्टिम हो जाता है, तो वो इंसान पूरे सेट के लोगों को कोरोना पॉजिटिव बना देता है। वही स्थिति हुई अक्षय कुमार के साथ। राम सेतु की शूटिंग हो रही थी मूवी की, मुंबई के मड इलाके में। राम सेतु की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार पॉजिटिव पाए जाते हैं। जो उनका बाकी का क्रू होता है, 100-150 का क्रू होता है, उन सभी का जब टेस्ट कराया गया तो अंदाजा लगे उनमें से 45 लोग पॉजिटिव पाए गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 45 क्रू है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, वो लोग कहाँ का गए होंगे। फिल्म के दूसरे सेट में भी उन्होंने काम किया होगा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया होगा। तो ये जो बड़ा क्रू एक साथ जो काम करता है, इकट्ठे होकर काम करता है, वो सबसे बड़ी वजह है कोरोना वायरस। और विवेक, चर्चा इसलिए की जा रही है इन सेलिब्रिटीज की, क्योंकि देखिए, विक्की कौशल ने तो इंस्टाग्राम पे कहा भी कि मैं इतना एहतियात बरत रहा था, उसके बावजूद भी मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। ये आम लोगों को भी समझने की जरूरत है कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी जब कोरोना की चपेट में आ रही हैं तो आप मास्क जरूर पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
नहीं तो कोरोना का कहर आप पर भी देखने को मिल सकता है। आपको ये भी बता दें कि ना सिर्फ अक्षय कुमार बल्कि अभिनेत्री भूमि पेडनेकर कोरोना की चपेट में आ गई हैं। भूमि ने इंस्टाग्राम पर इस बारे में जानकारी दी। भूमि ने बताया कि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए, हालांकि वो ठीक महसूस कर रही हैं। फिलहाल भूमि घर पर ही डॉक्टर की निगरानी में सारे एहतियात बरत रही हैं और साथ ही भूमि ने हाल में उनके संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कहा है। भूमि ने लोगों से कोरोना को हल्के में ना लेने और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की है। तो लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना विस्फोट हो गया है, तभी तो हर घंटे के साथ नए चेहरे इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब कोरोना की चपेट में आने वालों में विक्की कौशल का नाम भी जुड़ गया है। विक्की ने इंस्टाग्राम पर खुद इस बात की जानकारी दी। विक्की ने लिखा, तमाम सावधानियों के बावजूद वो कोरोना की चपेट में आ गए। विक्की कौशल फिलहाल घर पर ही क्वारंटीन हैं। तो एक के बाद एक फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ अक्षय कुमार फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, दूसरी तरफ भूमि पेडनेकर और अब विक्की कौशल ने भी इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना ने खतरनाक रूप ले लिया है। यहां 57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं, जो कि एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए नई गाइडलाइंस भी जारी की है। सरकार ने एक बार फिर राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला किया है। दफ्तरों के लिए अलग नियम बना दिए जाएंगे। राज्य के सभी पार्क और खेल के मैदान को बंद करने का भी फैसला हुआ है। थिएटर भी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए, जबकि रात में सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए आने जाने की इजाजत होगी। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। तो महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े चौंकाने वाले। 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा मरीज सामने आए और उसके बाद एहतियात बरतना और भी जरूरी हो जाता है। कल ही उद्धव सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक मॉल्स, थिएटर, होटल सब कुछ बंद कर दिया गया है। सिर्फ पार्सल और होम डिलीवरी की इजाजत होगी। इसके अलावा नाइट में कर्फ्यू रहेगा, तो वहीं दिन में धारा 144 लगाई गई है। इस सब के बीच प्लेग्राउंड्स को बंद कर दिया गया है, पार्क बंद रहेंगे और जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ी लोग हैं उन्हीं को रात में भी आने जाने की इजाजत होगी। ये लॉकडाउन थोड़ी है, ये तो हमने जो गाइडलाइंस है उसको कड़क किया है, जो SOP है उसको कड़क किया है। इंडस्ट्री किस तरीके से चलना चाहिए, इंडस्ट्री में कितने लोग होने चाहिए और उतने लोगों की जवाबदारी किसकी होनी चाहिए। आज अगर केसेस बढ़ते हैं तो सब में इसका सहयोग होना चाहिए। तो इसको तो लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन तो उससे कहते हैं कि कंप्लीटली सारी चीज़ें शट डाउन करें। हमने हमारा रिस्ट्रिक्शन बहुत कड़क किया, इसलिए कि आज हम खुद आज कई मार्केट घूमे, मुंबई शहर में कई मार्केट में गए, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्दी थी। तो ऐसे मार्केट्स के अंदर जो है बहुत लिमिटेड लोगों को छोड़ा जाएगा, या ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पे लोग फिर भी नहीं माने तो लोकल अधिकारी उसको पूरा शट डाउन करने का उसको अख्तियार रहेगा। और चलिए सीधे रुक लेते हैं अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी, जो कि सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर मौजूद हैं। सिद्धि विनायक मंदिर, क्योंकि सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से और सिर्फ जो कर्मचारी हैं और जो पूजा करने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को इजाजत। जरा दिखाइए तो अभिषेक, वहां पर तस्वीर क्या है, क्या वो नियम पालन हो रहा है वहां पर? बिल्कुल गायत्री, मैं सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर हुई। अगर यहाँ पे तस्वीरें दिखाऊं तो पूरा बैरिकेटिंग बता रहा हूँ आपको। ये पूरी हिस्से को बैरिकेड कर दिया गया है। सिद्धि विनायक के कर्मचारी जो हैं वो गेट पर मौजूद हैं। साथ ही आज दिन भर के लिए जिन लोगों ने बुकिंग लिया था उनको बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ खड़ा किया गया है, ताकि उनके नंबर के हिसाब से उनको दर्शन मिल सके। हालांकि आज के बाद से पूरी तरीके से बंद हो जाएगा मंदिर, और उसके ठीक पहले जिन्होंने पहले से प्री बुकिंग ली थी उनको यहाँ पर वो आए हैं दर्शन करने के लिए। फिलहाल ऐसी कंडीशन पूरे मंदिरों में है और ये पूरा परिसर खाली कर दिया गया। अमूमन ये जो हिस्सा था जहाँ पर लिखा है 6 फुट की डिस्टेंस बनाए रखें, ये लाइन का हिस्सा है, लेकिन ये आज पूरी लाइन खाली कर दी गई है, क्योंकि किसी भी तरीके से यहाँ पर एंट्री बैन कर दी गई है और सिद्धि विनायक परिसर को पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। दूसरी तरफ अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो इससे इस मार्केट के हिस्से को जोड़ती है ये सड़क। यहाँ पर भी आप देखिए कि धीरे धीरे सन्नाटा पसरा है। हालांकि कोशिश सरकार की तरफ से ये की जा रही है कि मार्केट में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए और लोगों का रोजगार ना जाए, लेकिन लोग अभी भी पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं सरकार को कई कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। फिलहाल रेस्टोरेंट और होटल्स
इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अभी भी कई जगहों पर जो सावधानियां हैं वो बरती नहीं जा रही है। और ये हिस्सा अमूमन पूरे मुंबई सहित महाराष्ट्र का है। जिस तरीके के केसेस आए हैं उसको लेकर सरकार चिंतित है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है। प्रशासन कहाँ है उसके लिए लौटेंगे अभिषेक आपके पास। महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे के बीच नागपुर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। एक अस्पताल की तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन तस्वीरों में एक बेड पर कोरोना के दो मरीज दिखाई दिए। नागपुर में पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। दावा किया जा रहा है कि वहां अस्पताल में मरीजों के लिए बेड की संख्या कम पड़ गई है। ये देखिए तस्वीर बेहद हैरान करने वाली नागपुर से। और नागपुर वो जगह जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस सब के बीच महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग नियम तैयार किए गए हैं। और जो सख्त नियम है पूरे महाराष्ट्र के लिए बनाए गए हैं। रात में नाइट कर्फ्यू तो वहीं दिन में धारा 144। लेकिन इस सब के बीच मेडिकल सुविधाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मेडिकल सुविधाओं के नाम पर नागपुर के इस अस्पताल की तस्वीर जहां एक बेड पर कई मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कोरोना को लेकर अगले 24 घंटों में केंद्र की टीम महाराष्ट्र और पंजाब का दौरा करेगी। ये टीम कोरोना की रोकथाम के उपायों को बेहतर तरीके से लागू करने को लेकर जरूरी कदम उठाएगी। इसके लिए कई टीमें बनाई जा रही हैं और सभी टीमों को ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्र की ये टीम ज्यादा प्रभावित जिलों का दौरा कर सुझाव देगी। जिले में मामलों के हिसाब से कंटेनमेंट जोन की रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों केंद्र की तरफ से राज्यों से यह कहा गया था, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल था, यह कहा गया था कि अधिकारियों को दुरुस्त करने की जरूरत है, टीकाकरण बढ़ाने की जरूरत है, टेस्टिंग की जरूरत है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है। और इस सब के बीच अब यह जानकारी मिल रही है कि केंद्र की जो टीमें हैं वो महाराष्ट्र और पंजाब जाएंगी, यहां का दौरा करेंगी। कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैडिला ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन अल्फा 2 भी जल्द कोरोना मरीजों को ठीक करती है। कंपनी का यह दावा है कि कोरोना होने के शुरुआती वक्त में इसके इस्तेमाल से खतरा कम हो जाता है। जाइडस कैडिला के मुताबिक कोरोना में फेफड़ों के इंफेक्शन का खतरा रहता है और यह दावा किया गया है कि वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद यह खतरा काफी कम हो जाएगा। साथ ही कंपनी यह भी दावा कर रही है कि उसकी वैक्सीन शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होने देती। जाइडस ने डीसीजीआई से वैक्सीन को अप्रूवल देने की भी मांग की है। देश की बड़ी दवा कंपनियों में शुमार जाइडस कैडिला की वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अहमदाबाद, जहां की एक कंपनी भी है जाइडस कैडिला। हमारे सहयोगी जनक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर इस दावे में सच्चाई है जनक, तो एक और वैक्सीन, लेकिन अप्रूवल को लेकर क्या संभावना? बिल्कुल, देखिए कंपनी बेहद आश्वस्त है और मैं अभी जाइडस का जो दफ्तर है उसके बाहर हूँ, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है। जाइडस का जो दावा है उसके जो हमारे उनके सीनियर अधिकारियों से जो बात हुई, उन्होंने दावा किया कि जो संक्रमण फैलता है जिस तरीके से फेफड़ों में, ये दवाई है वो फेफड़ों तक वायरस को पहुँचने ही नहीं देती। और यहाँ तक कि 7 दिन के भीतर, अमूमन 10 से 12 दिन लगते हैं जब कोरोना मरीज पॉजिटिव होता है तो तैयार होने में, लेकिन ये दवाई देने के बाद उसके बाद उस 7 दिन के अंदर ही रिपोर्ट नेगेटिव हो जाता है। साथ ही में दवाई का जिस दिन कोरोना संक्रमित होने पर ये दवाई का डोज अगर दिया जाता है, एक ही शॉट, सिंगल शॉट जिसको कहते हैं, वो अगर दिया जाता है तो जो बॉडी में है वो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होने देती और जो फर्टालिटी है, जो मरने की संभावना है, वो बेहद कम हो जाती है। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। डीसीजीआई से आज ही उसके जाइडस ने परमिशन मांगी है और हो सकता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर, चूंकि ट्रायल तीसरा भी चल रहा है, उसके नतीजे सामने आए, वो 91% सफल होने का दावा कंपनी की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में पूरी संभावना है उनको और भरोसा है कि 1 हफ्ते के भीतर ही डीसीजीआई की ओर से इसको आधिकारिक तौर पर तो ये दावे जाइडस कैडिला की तरफ से, लेकिन डीसीजीआई का इस पर क्या फैसला होता है ये देखना होगा। जिस तरह कोरोना खतरनाक रूप ले रहा है उससे लोगों के बीच खौफ लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच रेलवे ने दावा किया कि फिलहाल ट्रेन बंद करने का कोई प्लान नहीं है। गृह मंत्रालय और राज्यों के दिशा निर्देश पर भी मुसाफिर ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। तो ट्रेनों पर रेलवे का यह बयान कि ट्रेन बंद करने के अभी तक किसी तरह का कोई प्लान नहीं है, कोई फैसला नहीं हुआ है। जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके मुताबिक ही काम होगा। ट्रेनें रिजर्वेशन ओनली, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रिजर्वेशन ओनली मोड में चल रही हैं और अभी चलती रहेंगी। उसमें कोई
हमारा कोई विचार नहीं है, अन्यथा कोई विचार नहीं है। और लेकिन हम लोग जो जितने उसमें सावधानी बरतनी है वो हम लोग सभी यात्रियों को विभिन्न माध्यमों से अनाउंसमेंट के ज़रिए और उसके अलावा नोटिस के ज़रिए सब यात्रियों को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि वो सभी प्रोटोकॉल का पालन करें और स्वयं भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखने में सहयोग दें। कोरोना वायरस का कहर देश में थमता नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में वायरस की नई लहर ने मुसीबतों के दौर को कई गुना बढ़ा दिया है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आने के बाद तो जैसे सत्ता और शासन में हड़कंप मच गया है। वायरस की इस रफ्तार की काट निकालने के लिए सरकार भी अब नए सिरे से प्लानिंग में जुट गई है। देश में वायरस का नया विस्फोट। कोरोना के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। एक दिन में 1 लाख पार। सरकार के सामने मुसीबतों का अंबार। कोरोना पर काबू पाने का मास्टर प्लान। देश में कोरोना की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सावधानी न बरतने की कीमत देश को कुछ यूं चुकानी पड़ रही है कि कोरोना के पिछले सारे रिकॉर्ड एक ही दिन में ध्वस्त हो चुके हैं। देश में एक ही दिन में नए मरीजों की संख्या जहां 1 लाख को पार कर चुकी है, वहीं महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में भी आंकड़े आसमान छूने पर आमादा हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 57,074 नए केस दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 3,178, गुजरात में 2,875, राजस्थान में 1,729 केस दर्ज किए गए हैं। दरअसल कोरोना की नई लहर की चुनौती इस बार कितनी बड़ी और भयावह है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। बीते 24 घंटे में देश में 1,03,558 केस दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 17 सितंबर 2020 को 98,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। यानी देश में मार्च 2020 में पहला केस आने के बाद इतने मामले आने में करीब 7 महीने का वक्त लगा था। लेकिन इस साल ये आंकड़े 1,03,558 तक करीब 3 महीनों में ही पहुंच गए हैं। यानी कोरोना की ये नई लहर 2 गुना से भी ज्यादा रफ्तार से भारत में आई है। कोरोना के इन्हीं आंकड़ों ने केंद्र सरकार को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी की अगुवाई में हुई हाई लेवल मीटिंग में कोरोना के खिलाफ 5 अहम रणनीतियां बनाई गईं, जिनमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोरोना प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन शामिल है। इतना ही नहीं, इस हाई लेवल मीटिंग में कोरोना के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाए जाने का भी ऐलान किया गया है। ये अभियान 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जनता को 100% मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस खास अभियान में लोगों को साफ सफाई के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन करने के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। कोरोना के इस उछाल मारते ग्राफ ने अगर सबसे बुरा हाल किसी राज्य का कर रखा है तो वो है महाराष्ट्र। यहाँ कोरोना ने जिस रफ्तार से अपने पांव पसारे हैं, उसने पूरे सिस्टम के पैर उखाड़ दिए हैं। इस बात का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि अभिनेता अक्षय कुमार के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें जहां हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है, वहीं उनकी फिल्म राम सेतु के 45 जूनियर कलाकार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर ने कुल 100 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें से 45 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना की इसी रफ्तार की वजह से महाराष्ट्र सरकार अब लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ाई से निपटने की ठान चुकी है और इसी के मद्देनजर कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत धार्मिक स्थलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे मॉल, थिएटर और पार्क भी बंद रहेंगे। खेल के मैदानों को भी बंद करने का ऐलान किया गया है। रेस्टोरेंट्स सिर्फ
पार्सल की सुविधा लोगों को मिलेगी। होटल और बार भी बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी काम से ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की इस नई और सख्त गाइडलाइन का ऑटो वालों ने भी स्वागत किया है। हालांकि लोग इस बात की भी गुजारिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से बंद ना किया जाए। सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं, जब उन्होंने कहा कि एक पैसेंजर अब आपको कम ले जाना पड़ेगा? नहीं, सरकार तो हमारे लिए ही सारे वर्क कर रही है। हम लोगों की सुरक्षा और को ध्यान में रख करके किसी तरह का हम लोगों का विरोधाभास इसके लिए नहीं है। बशर्ते हमारी चिंताओं को थोड़ा ध्यान में रखा जाए कि हम लोग जो है मजदूरी तबके के आदमी है, घर चलाना और ये सब तमाम तरह की दिक्कतें पूरी तरीके से बंद ना किया जाए, इसको लेकर आप लोग मांग क्या करते हैं, क्या मांग करते हैं? और पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, सब तो खाने में मरने लगेंगे। थोड़ा बहुत चालू रहेगा तो हम लोग भी खा जी लेंगे। अभी जो नियम आया है उससे क्या कैसे देखते हैं? वो बहुत अच्छी है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में रोजाना की तरह आज भी डराने वाली तस्वीर दिखाई दी। मुंबई सहित महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते, खराब हो रहे हालात के चलते सरकार ने आज से कड़े नियम और पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। लेकिन उसके ठीक उलट मुंबई के दादर सब्जी मंडी की जो तस्वीर है वो हर दिन की तरह उसी तरह है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हर दिन की तरह भीड़ इकट्ठा हुई है और भीड़ में जो सरकार ने फैसला किया है कि लोग नियमों का पालन करें, उस नियम का पालन फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको अगर धीरे धीरे लेके चलने की कोशिश करूंगा तो ये आपको लगेगा कि अब कितने कोविड नियमों का कितना पालन हो रहा है। ये देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल बेहद ही करीब हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जरा भी यहाँ पर ख्याल रखा नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ सख्ती और अपने नए अभियान को ब्रेक द चेन नाम दिया है। इस अभियान के तहत लोगों के लिए कई गाइडलाइन तैयार की गई हैं। मसलन रात में कर्फ्यू और दिन में धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। डिलीवरी बॉय का वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। डिलीवरी बॉय का वैक्सीनेशन नहीं होने पर 10,000 जुर्माना देना होगा। सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। विजिटर को दफ्तरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दफ्तरों की सभी बैठकें ऑनलाइन होंगी। प्राइवेट कार्यालय पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम करेंगे। बिजली पानी सप्लाई के दफ्तर खुले रहेंगे। सभी प्राइवेट और सरकारी वाहन शुरू रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट बसों में 50% लोग ही यात्रा कर सकेंगे। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने आज से कड़े नियम और पाबंदियां लागू कर दी है। सबसे अहम चीज ये कि जो प्लेग्राउंड्स हैं उसे बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा हो रही थी। मैं इस वक्त दादर के शिवाजी पार्क के मैदान में मौजूद हूँ और आप देखिए आमतौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं सुबह सुबह क्रिकेट खेलने के लिए, अन्य स्पोर्ट्स खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं और काफी भीड़ देखी जाती है। कल न्यूज 18 इंडिया की टीम ने दिखाया था कि किस तरह की गर्दी जो है इस मैदान में देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है यहाँ पर मैदान को खाली करा दिया गया है। अहम चीज यही कि जो मैं प्ले ग्राउंड में मौजूद हूँ उसके बाहर की अगर तस्वीर देखेंगे दूसरी तरफ तो वो बेहद ही डराने वाली है, क्योंकि जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो 144 इम्पोज किया गया है पूरे स्टेट में मुंबई सहित, वहाँ पर देखिए कि किस तरह से तस्वीरें यहाँ पर आपको मैदान के बाहर की नजर आएंगी। मैदान के बाहर मॉर्निंग वॉकर्स बड़ी संख्या में यहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, लेकिन 144 यानी 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बसेस की, टैक्सीज की और एसटी बसों की, तो इसमें जितनी सिटिंग कैपेसिटी है उतने लोगों को ही दिन में जो है अलाउ किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स के मामले में बिल्कुल सिटिंग अलाउ नहीं किया गया, खाली उनको पार्सल्स और टेक अवे अलाउ किया है। उसके अलावा मॉल्स को जो है पूरी तरीके से बंद रखा है। मॉल्स के अंदर अगर किसी को शुरू करना है तो उसको वैक्सीनेशन लेना होगा, उसके बाद वो अपनी दुकान शुरू कर सकता है, या उसको RT-PCR करके 15 दिन की मुद्दत तक ही वो RT-PCR की वैल्यू होगी और वो दुकानें शुरू कर सकते हैं। खतरा भी बड़ा है, चुनौती भी बड़ी है। उस पर लापरवाही की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। BMC का दावा है कि मुंबई के फेरी वालों के पास जमा होने वाली ग्राहकों की भीड़ की वजह से वायरस बेकाबू हो गया है। यही वजह है कि BMC ने घाटकोपर जैसे इलाकों के लिए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के मुताबिक
फेरी वालों के लिए निश्चित समय सीमा तय कर दी गई है। पहली शिफ्ट में सुबह 7 से 11 बजे तक फेरी वाले अपनी दुकान खोल सकेंगे। दूसरी शिफ्ट में शाम 4 बजे से 7 बजे तक फेरी वाले अपनी दुकान लगा सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई फेरी वाला दिखा तो बीएमसी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम लोगों को ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि लोगों ने इसमें सहकार्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता भी सरकार को इसमें सहकार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के ड्राइव में वो मदद करें, लोगों का रजिस्ट्रेशन और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने का प्रयास करें ताकि इस महामारी से हम लोग जल्दी बाहर आ पाए। कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़े लोगों की वायरस के प्रति लगातार बढ़ती अनदेखी एक ऐसे खतरे की ओर इशारा कर रही है जिसका खामियाजा असल में आम जनता को ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि वायरस पर वार करने के लिए अब कड़े कायदे कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। शरद पवार के घर पर बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अजीत पवार भी मौजूद है और मौजूद है सुप्रिया सुले भी। इस वक्त ये बड़ी खबर, शरद पवार के घर पर बड़ी बैठक चल रही है। आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि मुंबई के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, उन आरोपों की क्या तथ्यता है उसको लेकर सीबीआई जांच करे और उसके बाद तय करे एफआईआर होनी है या फिर नहीं। एक बड़ा झटका देशमुख के लिए भी बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। और क्या इसीलिए बैठक अभिषेक चल रही है, क्या जानकारी? और देखिए, जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज साफ कर दिया कि 15 दिनों के भीतर सीबीआई अपनी प्रिविलेज रिपोर्ट दे जिसमें ये बताए कि क्या इसमें एफआईआर की जा सकती है और इसमें कितनी सत्यता है, जिसके बाद अब कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और ऐसे में गृह मंत्री अनिल देशमुख बने रहेंगे या नहीं रहेंगे ये सवाल खड़ा हो गया है और इस पर विपक्ष सवाल खड़े करने लगा है। जिसके बाद शरद पवार अस्पताल से आने के बाद पहली बार 3-4 नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे थे जिसमें वो अनिल देशमुख का पक्ष उन्होंने सुना है और उसके साथ साथ वहां डिप्टी सीएम अजीत पवार भी थे और उसके साथ साथ सुप्रिया सुले भी थी। हालांकि शाम को प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे, वो भी शरद पवार से मिलेंगे, उसके बाद आगे का डिसीजन होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें पहली बार शरद पवार ने अनिल देशमुख को उसके हाईकोर्ट के फैसले के बाद बुलाया है और उन्होंने अजीत पवार को बुला। ठीक है अभिषेक, अपडेट आपसे लेते रहेंगे और हो सकता है कि कानूनी जो एंगल है उस पर भी चर्चा चल रही हो। शरद पवार के घर पर यह बड़ी बैठक, अनिल देशमुख भी इस बैठक में मौजूद है। और आइए बढ़ते आगे। शनिवार को बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि लड़ाई रुकेगी नहीं और इसे अंत तक पहुंचाया जाएगा। नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने जगदलपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और यह सरकार की प्राथमिकता है। इस लड़ाई को विजय तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। गृहमंत्री ने देश को विश्वास दिलाया कि अब यह लड़ाई और तेज होगी। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद गृहमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश शहीद जवानों के परिवार वालों के साथ खड़ा है। इस नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो,
ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। जो मुठभेड़ यहाँ पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के 2 मास्टरमाइंड हैं। नक्सलियों की आर्मी प्लाटून 1 यूनिट के लीडर हिडमा ने इस नक्सली हमले को अंजाम दिया था, जबकि इस हमले की पूरी रणनीति नक्सली लीडर बसवा राजू है। इस हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं। हिडमा पर 50 लाख का इनाम है और वो छत्तीसगढ़ के सुकमा का ही रहने वाला है। इस हमले के लिए बसवा राजू खास तौर पर आंध्र से छत्तीसगढ़ आया था और हमले के वक्त मौजूद था। जानकारी के मुताबिक बसवा राजू वारंगल के इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद से एक जवान लापता है। लापता जवान का नाम राकेश्वर सिंह मनहास है। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि जवान राकेश्वर सिंह मनहास नक्सलियों के कब्जे में हो सकता है। राकेश्वर सिंह मनहास जम्मू के रहने वाले हैं और उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से उनके घरवाले बेहद परेशान हैं। सीआरपीएफ के इस जवान को खोजने के लिए सुरक्षा बल ने अभियान चलाया हुआ है। इस नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। नक्सलियों के इस कायराना हमले में हालांकि 22 जवान शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में 26 नक्सली जवान मारे गए थे। अस्पताल में भर्ती घायल जवानों ने न्यूज 18 को बताया कि लौटते समय नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जवानों के मुताबिक नक्सलियों ने हमले के लिए देसी लॉन्चर और आईडी का इस्तेमाल किया था। ऑलराउंड डिफेंस लगा के बैठ गए वहां पे और देखते रहे, वॉच करते रहे। उसके कुछ ही समय बाद मतलब कि इनकी फायरिंग शुरू होगी। सब जो मतलब कि यूजुअल के ग्रेनेड थे वगैरह और कुछ इम्प्रोवाइज उन्होंने बनाए थे, वो फायर करने लगे। जी सर, वहाँ उस समय था, मैं तब जानकारी के अनुसार 8-9 नक्सली तो गिरे हैं, पर उन लोग बॉडी लाने नहीं दिए, बहुत तगड़ा फायर कर रहे थे। जी पूरे घेर रखे थे आप लोग? हाँ, चारों तरफ से घेर रखे थे हम लोग को। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में अयोध्या के रहने वाले राजकुमार यादव भी शहीद हो गए। उनकी शहादत की जानकारी मिलते ही आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ घर पर जुट गई। उनके घर में मातम पसरा दिखा। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 5 भाई बहनों में राजकुमार सबसे बड़े थे। उनके ऊपर ही पूरे घर की जिम्मेदारी भी थी। राजकुमार यादव की शहादत की खबर मिलते ही आम लोगों के साथ साथ कई अधिकारी भी शहीद के घर पर पहुंचे और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की और उनका ढांढस बंधाया। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ के कांकेर के रहने वाले जवान रमेश भी शहीद हो गए। रमेश की शहादत की जानकारी मिलते ही उनके गांव में मातम पसर गया। गांव के लोग अपने बेटे की शहादत पर गमगीन दिखे। रमेश के पार्थिव शरीर को आज उनके गांव पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तो नक्सली हमले में जवान राकेश भी शहीद हो गए। कांकेर के रहने वाले थे। उनके परिवार को जैसे इस बात की जानकारी मिली, परिवार गमगीन है।
गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में खेती में बड़ी जो खड़ी फसल है वो आग की चपेट में आ गई है और इसकी वजह से चिंता बढ़ गई है। 4 तस्वीरें चिंता को बढ़ाने वाली आपको दिखा रहे हैं, जिनमें पहली बिहार के समस्तीपुर की है। वहां आग की वजह से 10 बीघा जमीन में लगी फसल राख हो गई, जबकि बाकी तस्वीर यूपी के हरदोई, देवरिया और शाहजहांपुर की है। इन जगहों पर भी अचानक आग लगने से किसानों की कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। आग भी इतनी तेजी से फैली कि फसल बचाने का मौका तक नहीं मिला। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगने पर काबू पाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। टिहरी में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की कोशिश भी शुरू हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टिहरी झील से पानी भरकर जंगल में लगी इस आग पर हेलीकॉप्टर के जरिए पानी डाला गया। आग की वजह से हजारों एकड़ के जंगल अब तक आग की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि इसमें 4 लोगों और कई जानवरों की भी मौत की खबर है। इस मामले में कल गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात की थी और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में आग ने 1000 बीघा में लगी फसल को राख कर दिया। आग की डरा देने वाली तस्वीरों में इलाके के लोग भी डरने पर मजबूर हो गए। खेतों से उठ रही आग की ऊंची ऊंची लपटों से लोग इतना डर गए कि आग बुझाने की कोशिश तक नहीं कर पाए। चारों तरफ से आग की लपटें उठती नजर आईं। किसानों के सामने ही आग ने उनकी कई महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आग ने जमकर मचाया तांडव और आग की वजह से कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते वो तेजी से फैली और पूरी फसल को राख कर दिया। आग की वजह से इलाके के लोग भी सहम गए। खेतों से उठ रही आग की ऊंची लपटें पास तक, उन लपटों के पास तक लोग नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया और किसानों के सामने ही उनकी कई महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। उनकी कई महीनों की मेहनत यूं ही उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो गई। तो उधर कुछ इसी तरीके की तस्वीर बिहार में भी सामने आई। बिहार के समस्तीपुर में गेहूं के खेत में भीषण आग लगने से 10 बीघा में लगी फसल जलकर राख हो गई। पकी फसल पर लगी आग से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि आसपास रहने वाले लोग पेड़ की टहनियों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर की मशक्कत के बाद इन लोगों ने आग तो बुझा ली, लेकिन 10 बीघा में लगी फसल को नहीं बचा सके। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया से सामने आई, जहां आग की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। खेतों में लगी फसल में अचानक से आग लग गई और इससे अफरा तफरी मच गई। किसानों ने ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीनों की मदद से फसल बचाने की कोशिश भी की। कुछ लोग तो पेड़ की टहनियों से भी आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। काफी देर तक वहां पर यूं ही अफरा तफरी का माहौल बना रहा। काफी कोशिशों के बाद भी कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सामने आई, जहां एक चिंगारी ने करीब 50 बीघा जमीन पर लगी फसल को कर दिया राख। आग इतनी तेजी के साथ फैली कि लोग पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनकी आंखों के सामने कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो रही थी। कुछ लोगों ने पेड़ की टहनियों से भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ऊंची लपटों के सामने ये तमाम कोशिशें बेकार हुई। पूरी फसल आग की भेंट चढ़ती चली गई। कुछ इसी तरह की तस्वीर दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में भी सामने आई, जहां जंगल में भीषण आग लगने से लोग दहशत में आ गए। सूखे पेड़ों की वजह से यह आग और तेजी के साथ फैली। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। जंगल में लगी आग से पास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले वहां पहुंचे। दमकल विभाग को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर बिहार के रोहतास में सामने आई, जहां खेतों में लग गई आग और इससे हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से 100 बीघा खेत में लगी जो गेहूं की फसल थी वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई भी आग पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो सका और आग तेजी से फैलती गई। आग की लपटों से उठते धुएं के गुब्बार को कई किलोमीटर दूर से देखा जा रहा था। बताया गया कि आग की वजह से लाखों की फसल जलकर राख हो गई।